Good evening, students. Today I will discuss about the some remaining chemical properties of carboxylic acid. क्लास में आपको बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड के बताया गया था. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड चूँकि एक एसिड है तो इट कैन रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इट कैन रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. It can react with the carbonates and bicarbonates to produce CO2 gas which is called effervescence. ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया था और आपके नोट्स में भी वो सारा लिखा हुआ है. तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है. जैसे आपका पहला है, एक तरह से यहाँ पे हम इसको फर्स्ट कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द HBZ रिएक्शन. HBZ रिएक्शन ये नेम्ड रिएक्शन है. HBZ फर्स्ट है आपका HBZ रिएक्शन. इसका फुल फॉर्म होगा हेल बुल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन. शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं HBZ रिएक्शन. तो HBZ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अल्फा क्लोरीनेशन और अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड. आज मैं इन टॉपिक्स पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा. रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो व्हाट इज द HBZ रिएक्शन? इट इज अल्फा क्लोरीनेशन और अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के एक एलोट्रॉप होता है, एंड क्लोरीन और रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ एंड ब्रोमीन, ये होता है आपका. दिस इज कॉल्ड द HBZ रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCH2COH, दिस वन. तो ये फंक्शनल ग्रुप है. तो फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच कार्बन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन. तो अगर आपको क्लोरीनेशन करना है तो इसको क्लोरीन और रेड फास्फोरस से, फास्फोरस का एक एलोट्रॉप होता है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस. तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में जब इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ से एक H एलिमिनेट होगा और उसकी जगह पर आ जाएगा क्लोरीन COH, दिस वन. तो दिस इज द अल्फा क्लोरो, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड. और जो H यहाँ से एलिमिनेट हुआ एक Cl के साथ जुड़ के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया. तो ये है क्लोरीनेशन, अल्फा क्लोरीनेशन. या अगर हम इसी को ब्रोमिनेशन करना चाहें तो यहाँ Br2 और रेड फास्फोरस ले लें तो एक H एलिमिनेट होगा, जैसे यहाँ क्लोरीन आया यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, RCHBr प्लस HBr साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा. तो क्या बन गया आपका? अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द HBZ रिएक्शन. दिस इज द HBZ रिएक्शन. अब आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो. चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ एसिटिक एसिड CH3COH और इसको मैं क्लोरीन और रेड फास्फोरस से ट्रीट करता हूँ. तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है. तो यहाँ से एक H हटाओगे तो क्या मिलेगा? CH2Cl COH, मतलब आपको मिल गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, या IUPAC में कहोगे तो 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड. तो एसिटिक एसिड से आपको मिल गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड. और अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो आपको मिल जाएगा अल्फा ब्रोमो
एसिटिक एसिड COH, दिस इज द अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। समझ गए? तो इस तरह से आप जो है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो हमने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COH, देख रहे हो? तो ये आपका अल्फा कार्बन है। अब अगर इसको तुम क्लोरीन से और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो यहाँ से एक H निकलेगा, Cl आ जाएगा, तो यू विल गेट अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, बना लेना। इसी तरह से अगर यहाँ ब्रोमीन ले लोगे तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग जो है, इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं HBZ रिएक्शन। समझ गए? तो ये था हमारा पहला रिएक्शन, दैट इज द HBZ रिएक्शन। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, लॉस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप COH ग्रुप। ये देखो डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब डिलीटेड, कार्बोक्सिल ग्रुप, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप इज डिलीटेड, मतलब लॉस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है लॉस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है आपका कई तरह से होता है, कई तरह से डी कार्बोक्सिलेशन होता है। जैसे आपका जो बहुत ही कॉमन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो है आपका सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड से आप डी कार्बोक्सिलेशन पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ सोडा लाइम मेथड। तो सोडा लाइम मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो है पहले किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे फर्स्ट स्टेप में, और उसको पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के उसका साल्ट बना लेंगे, सोडियम साल्ट RCOONA प्लस वाटर। तो हमारा मिल गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, दिस इज द साल्ट। ये साल्ट आपको मिलेगा पहले स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सोडा लाइम। तो सोडा लाइम शब्द कहाँ से आया? NaOH को हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, दिस इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। और CaO को कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। तो अब इन दोनों को आप मिक्स कर दो तो मिक्सचर ऑफ कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम CaO। तो इसका सोडा वर्ड, इसका लाइम वर्ड, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडा लाइम। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं सोडा लाइम। कास्टिक सोडा और क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना कहते हैं, और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो दोनों के मिक्सचर को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सोडियम साल्ट मिला है, अब आप सेकंड स्टेप में जाइए और उस COON सोडियम साल्ट को लीजिए और उसको इसी मिक्सचर से ट्रीट करिए, मतलब NaOH और क्विक लाइम के मिक्सचर से इसको हीट करिए। तो क्या होगा कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप था पहले किस में बदला? साल्ट में। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप साल्ट के फॉर्म में यहाँ से NaO ले लेगा ऐसे, और बन जाएगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जो H है यहाँ बचा वो R से आके जुड़ जाएगा RH प्लस Na2CO3, ये बन जाएगा। तो अगर आपका एल्काइल है तो एल्काइल में एक H लग गया तो एल्केन बन जाएगा, और अगर आपका एराइल है, कोई बेंजीन का रिलेटेड है, तो ये एरीन बन जाएगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा। यही होता है आपका, ये दो स्टेप में होता है। तो इसी को हम लोग जो है बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय सोडा लाइम मेथड। तो देखा आपने कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ या दो एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे एसिटिक एसिड CH3COONA, इसको हमने पहले किससे ट्रीट किया? NaOH से। इसका साल्ट बनाया CH3CONA प्लस वाटर,
तो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम एसीटेट में, सोडियम एसीटेट में, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस सोडियम एसीटेट को लेंगे CH3CONA को, और इसको हम सोडा लाइम के साथ मतलब NaOH और क्विक लाइम के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो देख रहे हो, तो यहाँ से CONA और यहाँ से NaO ये निकलेगा। अब H आके CH3 में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका बन गया मीथेन। और आपको हम बता दें, मीथेन लेबोरेटरी में बनाने का ये लेबोरेटरी मेथड भी है, मीथेन को लेबोरेटरी में बनाने का ये लैब मेथड भी है, जो हम लोग मीथेन गैस बना सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो मिथाइल रहेगा, जो एल्काइल रहेगा, उसमें एक H आके यही लग जाएगा, तो वही एल्केन बनेगा, राइट। एक बात। दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि आपके कार्बोक्सिलिक में जितने कार्बन हैं, यहाँ कितने कार्बन हैं, 2, तो इसमें एक कम हो जाता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिल वाला कार्बन होता है वो कार्बोनेट बन के निकल जाता है। तो इसलिए आपको हम लोग इसको कहते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। तो इसको हम लोग जो है कहते हैं डिसेंडिंग रिएक्शन। डिसेंडिंग रिएक्शन मतलब जिसमें कार्बन की चेन छोटी हो जाए उसको हम लोग डिसेंडिंग रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने उड्ज रिएक्शन में देखा था, उसमें कार्बन की चेन बड़ी हो जाती है। अगर मिथाइल क्लोराइड है और आपने उसका उड्ज रिएक्शन किया तो आपको ईथेन मिलता है, तो मतलब वहाँ कार्बन की चेन क्या होती है, बड़ी हो जाती, बढ़ती है, तो उसको असेंडिंग रिएक्शन कहते हैं, या उसको हम कहते हैं लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। और यहाँ पे जो जितने कार्बन है उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन चेन, या जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग रिएक्शन। तो इसमें मैंने आपको एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेके मीथेन बनाया। अब यहाँ पे मिथाइल है COH के साथ तो मीथेन मिला। सोचो यहाँ एथाइल होता COH के साथ तो ईथेन मिलता, प्रोपाइल होता तो प्रोपेन मिलता, ब्यूटाइल होता तो ब्यूटेन मिलता। मतलब जो यहाँ एल्काइल रहेगा, जो एल्काइल रहेगा उसमें एक H आकर के लग जाएगा और आपको जो है वो करस्पॉन्डिंग जो उसका एल्केन होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। समझ गए। अब एक मैं एरोमेटिक का भी ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं बेंजोइक एसिड ले लूँ और बेंजोइक एसिड का COH मुझे गायब करना है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस रिएक्शन का यूज़ हम कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करने में या गायब करने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप को खा जाता है, उसको डिलीट कर देता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप को डिलीट कर देने वाला या उसको रिमूव कर देने वाला, राइट। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेंजोइक एसिड। सपोज आपने ले लिया बेंजोइक एसिड COH, तो ये आपका बेंजोइक एसिड है और मुझे इसमें से कार्बोक्सिल को गायब करना है, कार्बोक्सिल को रिमूव करना है, तो आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर दीजिए। तो पहले आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के इसका साल्ट बनाइए। देखो COONA प्लस वाटर, ये बना, तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये आपका साल्ट बन गया। बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट हमने पहले बना लिया, अब ये साल्ट बन गया। अब इस सोडियम बेंजोएट साल्ट को सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ इसको हीट करेंगे। CONA प्लस NaOH और क्विक लाइम, दैट इज़ द सोडा लाइम। मतलब NaOH और क्विक लाइम के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो जब आप इसको हीट करोगे तो इसका पूरा CONA और इसका NaO ये लेकर के निकल जाएगा और H जाके फिनाइल पे लग जाएगा, तो फिनाइल C6H5 होता है, उस पर एक H लग गया, तो ये क्या बन गया, बेंजीन। ये बन गया आपका C6H6 और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकला, सोडियम कार्बोनेट। तो जब आपने देखा यहाँ एराइल लिया तो एरीन मिला, और जब एल्काइल लेते हैं तो आपको एल्केन मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि कार्बन एक कम हो गया। बेंजोइक में टोटल 7 कार्बन होते हैं और बेंजीन में केवल 6 कार्बन होते हैं। तो मतलब ये डिसेंडिंग रिएक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कहे
कि आप जो है कन्वर्ट करिए आप मान लो हम कहते हैं कि इथेनोइक एसिड से आप इथेनोइक एसिड को आप मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करिए। इथेनोइक एसिड को आप मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करिए। तो इथेनोइक एसिड में क्या है, CH3COH, 2 कार्बन है, और मिथेनोइक एसिड मतलब फार्मिक एसिड, ये देखो इसको इसमें बदलना है, मतलब 1 कार्बन हमको कम करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करें कि मिथेनोइक एसिड को NaOH से रिएक्शन करके साल्ट बना दें, CH3CONa बन गया, राइट। अब CH3CONa को NaOH प्लस क्विकलाइन के साथ हम हीट कर दें, तो हमको पता है CONa और Na हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH4। अब हमारे पास 1 कार्बन वाला एल्केन आ गया और हमको 1 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक। तो अब हम क्या करें, इसमें कर दें इसका क्लोरीनेशन UV लाइट में, तो क्या बन गया, CH3Cl, राइट। अब इसको ट्रीट कर दो तुम एक्वस NaOH से, SN2 रिएक्शन से क्या बन जाएगा, मिथेनॉल, एल्कोहल बन गया। और किसी भी एल्कोहल का अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एल्कलाइन KMNO4 से अगर आप ट्रीट करते हैं तो वह कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो चूंकि ये मिथेनॉल है तो मिथेनोइक एसिड देगा। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें एल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में, इसका हम ऑक्सीडेशन कर दें तो ये मिथेनॉल से क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। नाउ योर कन्वर्जन इज डन। इसी तरह से अगर हम आपको प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक दे दें तो भी हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक दे दें तो भी हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड से ब्यूटेनोइक एसिड दे दें तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 1 कार्बन आपको अगर कम करना है तो आप इस तरह से रिएक्शन इसको कर सकते हैं। समझ में आया सबको। तो ये है इसका यूज। पहला ये था आपका पहला डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पहला मेथड था, दैट इज द सोडा लाइम मेथड। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकंड रिएक्शन। सोडा लाइम मेथड के बाद सेकंड इसका प्रोसेस देखते हैं। इसको मिटा दें, चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड मेथड, और वो है आपका डिकार्बोक्सिलेशन। दूसरी तरह से जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो आपने, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन कह सकते हो उसको, कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन सेकंड है हमारा एक तरह से कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन, कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम, इसमें कई पार्ट हैं। पहला पार्ट कि अगर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मिक एसिड जरूर लें, फार्मिक एसिड मतलब मिथेनोइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आप फार्मिक एसिड जरूर लें, और दूसरा आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, समझ जाना, उल्टा लिख रहा हूँ, मतलब एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एक फार्मिक जरूर हो। मतलब फार्मिक एसिड को किसी भी, चाहे यहाँ फार्मिक ही ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो, लेकिन एक फार्मिक जरूर लेना है। तो अगर हम इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हीट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो इधर भी COH है, इधर भी COH है, इन दोनों COH में से मिला के आपको CO2 और वाटर निकालना है। कैसे, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको देखो। जैसे यहाँ पे आपका COOH है, एक लिख दिया, और दूसरा उल्टा लिख देता हूँ HOCOA। अब इन दोनों में से मिला के आपको चाहे इधर से CO2 और H2O निकाल लो, और चाहे इधर से CO2 और H2O निकाल लो, मतलब तुमको CO2 और वाटर का लॉस करना है। समझ में आया। ऐसे देखो COOH और उल्टा लिख दो HOOC। अब इन दोनों में से मिला के तुमको CO2, चलो ये CO2
और इसको मिला के H2O, ये देखो CO2 और H2O निकालना है। तो दोनों में से किधर से भी निकालो, चाहे इधर से CO2 H2O निकालो, चाहे इधर CO2 H2O, उतना निकलेगा। तो मान लो हमने जो है यहाँ पे CO2 और H2O निकाला, ओके, इसको चलो रेड पेन यूज़ करते हैं। मान लो यहाँ से हमने CO2 निकाला ये, और यहाँ से हमने H2O निकाला। अब जो बचा है उसको सीधा सीधा करके लिख दो, ठीक। तो मैं इधर से R से लिखता हूँ, R C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बन गया। और साइड पार्ट क्या निकला, CO2 एंड वाटर, CO2 प्लस वाटर, ये निकला। तो ये क्या बन गया, CHO, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनाने का एक तरीका है, ये भी एक मेथड है एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का, लेकिन इसमें शर्त ये है कि एक फार्मिक एसिड ज़रूर होना चाहिए। आप कहेंगे सर फार्मिक एसिड ना लेकर के हम कोई और एसिड ले लें, तो कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें तो आपको फिर कीटोन मिलेगा। अगर एक फार्मिक है तो आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। जैसे मान लो हमने लिया एग्जाम्पल में फार्मिक एसिड लिया HCOH, और यहाँ सपोज करो हमने ले लिया, उल्टा लिख रहा हूँ, HC, आप सीधा भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना कि निकालते समय उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो ये CH3COH उल्टा लिखा है, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे है हमारा फार्मिक एसिड, ठीक है, फार्मिक एसिड। अब अगर हम इसको सेम कंडीशन में ट्रीट करें तो यहाँ पर भी वैसे CO2, ये CO2 और ये H2O निकला, तो क्या बना, CH3COH, मैं सीधा लिख रहा हूँ उसको, CH3COH प्लस साइड पार्ट वही है, तो ये क्या बन गया आपका, एसिटल्डिहाइड। तो मान लो एग्ज़ाम में कन्वर्जन आ जाए कि एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनाओ या फार्मिक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनाओ, तो अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना हो तो आप इस रिएक्शन को, इस डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। इसको भी डिकार्बोक्सिलेशन क्यों कहा गया, क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ही अलग अलग तरह से लॉस हो रहा है। कार्बन निकल गया ना CO2 बन के, तो तुम्हारा एक कार्बन गया, तो कार्बोक्सिल में ही तो कार्बन था, वो चला गया, तो कार्बोक्सिल का लॉस हो गया, तो तुम्हें एल्डिहाइड मिल गया। तो एसिटिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना हो, एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनाना हो, या फार्मिक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनाना हो, अगर इससे बनाना है तो A और MnO2 लिखो, इससे बनाना है तो A और MnO2 लिखो, और बन जाएगा आपका। इस तरह से आप समझ लो इसको लॉस कैसे करना है, और इस तरह से आप लॉस करके इसको बना सकते हैं। समझ में आया है? तो ये है आपका एक मैंने एग्जांपल लिया। अब अगर मान लो आपने फार्मिक एसिड के अलावा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मैं लिख दे रहा हूँ RCOOH, मतलब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर फिर मैं उल्टा ही लिख रहा हूँ आपको बस समझने के लिए, आप चाहें तो सीधा लिखिए, लेकिन आप समझते रहिएगा कि लॉस कैसे होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हम 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे यहाँ पे आपने लॉस कराया था करो, तो देखो CO2 निकला और HHO H2O निकला। अब जो बचा है उसको लिख दो, तो क्या बचा है, RCOR', देख रहे हो ना, RCOR' प्लस साइड पार्ट वही है, तो ये क्या बन गया आपको, कीटोन। ये क्या मिल गया आपको, कीटोन। अब जो R यहाँ रहेगा या जो R' यहाँ रहेगा, वही R आपको यहाँ मिलेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना चाहते हो। ये भी कार्बोक्सिलिक है, चाहे सिमिलर ले लो और चाहे डिफरेंट ले लो, ये भी वही है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मैं इस पर एक कन्वर्जन करके आपको दिखाता हूँ, समझ गए ना। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो कीटोन मिलेगा, लेकिन अगर एक उसमें से फार्मिक एसिड रहा तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, क्योंकि ये जो फार्मिक एसिड का H है ना, यही एल्डिहाइड बनाता है, क्योंकि एल्डिहाइड में CO की एक तरफ H होना चाहिए, तो CO यहाँ से मिलेगा तो HA दे देगा। लेकिन अगर आपने फार्मिक एसिड नहीं लिया तो CO के दोनों तरफ H नहीं रहेगा, तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, कीटोन। समझ गए। जैसे मान लो इस पर मैं एक कन्वर्जन दे दूं कि आप एसिटिक एसिड से आप एसीटोन बनाओ, कन्वर्जन में एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाओ, तो एसिटिक एसिड क्या है, CH3COH ये है,
एसीटोन क्या है, CH3COCH3, देख रहे हो, ये है, ये बनाना है प्रोपेनोन। एसीटोन मतलब प्रोपेनोन। अब देख रहे हो यहाँ CO के दोनों तरफ CH3 आया है, तो मतलब CO के दोनों तरफ एक ग्रुप CH3 है, तो एक CH3 तो आपको यहाँ से मिलेगा, तो आपको दूसरा CH3 कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। 2 मोल मतलब आप फिर से एक CH3COH लीजिए और सेम कंडीशन में मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री पर आप इसको हीट करिए। तो अब आप देखिए क्या होगा, वही होगा जो यहाँ हुआ है, समझ रहे हैं। ये CO2 निकलेगा, ये इसका H, इसका OH, H2O निकलेगा, तो बचा क्या, CH3COCH3 बन गया, CH3COCH3, CH3COCH3, ये कन्वर्ट हो गया, एक लाइन में आ गया, एक लाइन में कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड से एसीटोन। समझ में आया। तो अगर एसिटिक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनाने कहे तो ऐसे बना सकते हो, एसिटिक एसिड से एसीटोन कहे तो ऐसे बना सकते हो। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन कन्वर्ट करने के लिए आता है तो आप इस रिएक्शन का बिंदास यूज़ कर सकते हो। तो ये भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ही आता है, दैट इज कॉल्ड द डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, समझ में आया, समझ में आ गया सबको। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। अब हम लोग चलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन का एक होता है तीसरा मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन। आपने पहला पढ़ा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, दूसरा आपने पढ़ा कैटालिटिक मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो एक तरह से वो कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। और तीसरा जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन। तो तीसरा हमारा है थर्ड है एक तरह से थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें हीट का रोल होगा। थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, अब इसमें क्या करना है, पहले इसमें आपको अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कैल्शियम साल्ट में बदलना है। मतलब आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेस से ट्रीट करिए, चूँकि एसिड है तो बेस से ट्रीट करोगे तो कैल्शियम साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ 2 मोल मैंने क्यों लिया, क्योंकि कैल्शियम वैलेंसी देख रहे हो दो होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड की वैलेंसी 1 होती है। तो जब आप इसको इसके साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, RCOO होल ट्वाइस Ca प्लस वाटर, तो ये आपको मिल गया कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर आपको थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन करना है तो आपको पहले अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कैल्शियम कार्बोक्सिलेट में बदलना होगा। अब सेकेंड स्टेप में जब जाओगे तो क्या करोगे, देखो मैं इसको पिक्चराइज करता हूँ स्ट्रक्चर फॉर्म में, RCOO और ये है कैल्शियम। ये देखो, देख रहे हो ना, इस तरह से इसको चाहे तो रफ में बना लो। और अब जब इसको हीट करोगे तो इसमें से कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, तुम्हारी इच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको 1 कैल्शियम और 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, मतलब हमको कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। तो देखो मैं ये निकाल दूंगा, चाहे इधर से निकालो या इधर से निकालो, तुम्हारी इच्छा। अब जो बचा है, ये तो निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट बन के, अब जो बचा है उसको लिख दो RCOR प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अभी आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर यहाँ आपने फार्मिक एसिड लिया, मतलब H रहा, तब तो आपको जो है एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई हाइड्रोजन के अलावा एल्काइल ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, अच्छा अगर एसिटिक एसिड से आपको एसीटोन बनाना था तो इससे भी बन जाता। कैसे, जैसे देखो इससे भी बन जाता। कैसे, पहले हम लोग क्या करते, एसिटिक एसिड लेते 2 मोल, एसिटिक एसिड का 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते, तो क्या बन जाता, कैल्शियम एसीटेट CH3CO होल ट्वाइस Ca प्लस वाटर, ये मिल गया, दैट इज द कैल्शियम एसीटेट। एसिटिक एसिड है तो उससे मिल गया एसीटेट। अब आपको क्या करना है,
इस कैल्शियम एसीटेट को, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, तुम्हारी इच्छा। CH3COO, CH3COO, ये हुआ और ये है कैल्शियम, दिस वन। तो यही है आपका कैल्शियम एसीटेट है। अब जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, तो बचा क्या, CH3COCH3, लो बन गया CH3COCH3 एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट आपका निकल गया। यही आपको बनाना था एसिटिक एसिड से एसीटोन। यहाँ पे भी बना दिए। यहाँ इसको देखो तो थोड़ा इजी है, एक ही स्टेप में हो जाता है। एसिटिक एसिड का 2 मोल लेके मैग्नीज डाइऑक्साइड 300 डिग्री पर हीट कर दो, एसीटोन बन जाएगा। इसमें 2 स्टेप में जाना पड़ेगा, पहले इसको कैल्शियम साल्ट में बदलना होगा, फिर हीट करना होगा। तो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हें आसान लगे तुम उसको करो। जो कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही करना है, आप दोनों में से जो आपको इजी पड़े उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्लास के समय में ये 2 रिएक्शन बच गए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। पहला तो HBZ रिएक्शन था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा क्लोरिनेशन या अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन एंड रेड फास्फोरस। फास्फोरस के कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, वाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, कई सारे एलोट्रॉप है। तो उसमें से जो रेड फास्फोरस है वो हमें यूज़ करना है। तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन से ट्रीट करोगे तो अल्फा पोजीशन पर, मतलब कार्बोक्सिलिक के बगल वाले कार्बन पर एक H हटेगा और एक क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द अल्फा क्लोरिनेशन, अल्फा ब्रोमिनेशन। और उसी को हम लोग HBZ रिएक्शन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये था वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बच गया था, जो नहीं हो पाया था क्लास में, तो उसको मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका रिमेन। इसका सारा नोट्स आपके बहुत सारे, मैंने तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आपके क्लास नोट में और भी एग्जाम्पल्स लेके समझाए गए होंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एल्काइल लिया है, आप एराइल भी ले सकते हो, आप चाहे तो यहाँ बेंजीन लगा के कर सकते हो, सेम बनेगा, दोनों तरफ बेंजीन आ जाएगा। तो आपको जैसे मान लो यहाँ बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पर कैल्शियम बेंजोइड बनेगा, और जब कैल्शियम बेंजोइड को हीट करोगे तो आपको बेंजोफिनोन मिल जाएगा। इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, दैट इज बेंजोफिनोन। वही बेंजोफिनोन जिससे आप जो है किस में बनाते हो, फ्रीडल-क्राफ्ट बेंजोइलेशन रिएक्शन में। दिखा दूँ जो रिएक्शन बोला हूँ अभी, दिखा दूँ आपको, चलो दिखा देते हैं, तुम भी क्या याद करोगे। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड, आपको कहा गया कि कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजोफिनोन। मान लो ये कन्वर्जन आ गया, बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनोन बनाओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है, बेंजीन पर COH है, ये है बेंजोइक एसिड। और बेंजोफिनोन में क्या होता है कि CO के कीटोन के दोनों तरफ बेंजीन लगाओ, ये बनाना है, देख रहे हो। तो क्या करें हम, बेंजोइक एसिड को पहले ट्रीट करें किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, राइट। सपोज कर लो कि ये 2 मोल है, कोई दिक्कत नहीं, मोल का कोई टेंशन नहीं होता, बैलेंस करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस जानते रहिए कि 2 मोल है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बनेगा आपको दिस वन COO होल ट्वाइस Ca, ये बन गया, दैट इज कैल्शियम बेंजोएट। ये क्या कहलाएगा, कैल्शियम बेंजोएट, बेंजोएट कहलाएगा, कैल्शियम बेंजोएट। अब आप कैल्शियम बेंजोएट को हीट कर दें, हीट कर दें, बस ये बन जाएगा। कैसे बना, अगर आपको रिएक्शन नहीं समझ में आया तो आप जो है इस तरह से, चलो बता देते हैं कैसे बनाओ बेंजोफिनोन, देख लो, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस को यूज़ करिए, कन्वर्जन में यूज़ करिए, या ऐसे कोई रिएक्शन आता है बताइए। देखो कैसे हुआ, मैं बता देता हूँ। देखो ये आपका कैल्शियम बेंजोएट COO ऐसे बना लिया करो, फिर एक बना लो इसी तरह से COO, देख रहे हो, और फिर इन दोनों O को कैल्शियम से जोड़ दो। अब जब हीट करोगे तो ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा इस तरह से।
और CO के दोनों तरफ बेंजीन लग जाएंगे। जो तुम्हारा एम था बनाना बेंजोफिनोन, तो बेंजोफिनोन फ्रीडल कार्ड बेंजोआइलेशन से नहीं बनेगा, इससे भी बन सकता है, उससे तो बनता ही है, इससे भी बना सकते हो। तो ये देखो बन गया बेंजोफिनोन, और साइड प्रोडक्ट लिखने की हालांकि कन्वर्जन जरूरत नहीं पड़ती, बट तुम्हें पता है साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये देखा आपने, मैंने कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको ये समझा दिया कि जो है क्या होता है हमारा दिस वन, दैट इज़ द डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो आज के हमारे डिस्कशन में पहला टॉपिक ये था रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ रिमेनिंग वर्ड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्लास में बताए थे। जैसे मैंने कहा ना कि चूँकि एसिड है तो साल्ट फॉर्मेशन, मतलब NaOH रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, KOH से करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेगा तो क्या होगा। देख भी रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से NaOH रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट बना रहा है। फिर मेटल से रिएक्शन करेगा तो एसिड का तो नेचर है कि एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, उसका साल्ट बनाता है। तो ये सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज थे मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बच गए थे, तो उसी को मैंने यहाँ पर आपसे पहले डिस्कस किया। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया जो हमें डिस्कस करना था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि रीजनिंग स्लॉट है, फोर्थ रीजनिंग स्लॉट है। आपका पहला रीजनिंग स्लॉट क्या था, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। दूसरा रीजनिंग स्लॉट था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तीसरा रीजनिंग स्लॉट था रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चौथा रीजनिंग स्लॉट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और पांचवा रीजनिंग स्लॉट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, जो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक पे, दैट इज़ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका रीजनिंग स्लॉट है। रीजनिंग स्लॉट का मतलब क्या होता है कि कुछ खास तरह के कॉन्सेप्ट होंगे, 2-3, और उसी पर आप सैकड़ों क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रीजनिंग स्लॉट। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है, पहला पॉइंट हमारा है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जब पढ़ने जाएं तो एक बार आप पहले फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर पढ़ लें, क्योंकि फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर और कार्बोक्सिलिक एसिडिक कैरेक्टर की जो एक्सप्लेनेशन है, हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 है। अभी आप रीजन हम बताएंगे आपको, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्ट है कि इफ़ेक्ट ऑफ ERG, इफ़ेक्ट ऑफ EDG या SIR इफ़ेक्ट, SIP इफ़ेक्ट, जो कुछ भी है वो सब जो फिनॉल में है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन उठता है, पहला पॉइंट इसमें आता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। फर्स्ट पॉइंट आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड। अब आप इसी को एक्सप्लेन करो पहले। जैसे हम लोग वहाँ पढ़ते हैं कि फिनॉल इज एन एसिड, तो किस आधार पे आप कहते हो कि फिनॉल एक एसिड है, तो उसी तरह से यहाँ पे हमको पढ़ना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड। तो होता क्या है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते हैं H2O में, मतलब एक्वस मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना ये जो H है एज ए H+ लूज कर देता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। लुक एट दिस, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और ये है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन, और H+ फ्री हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि H+ देने वाले को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये H+ लूज़र है, तो और ये जो मिला हमें ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि कार्बोक्सिलिक ने ऐसा क्यों किया। अगर कार्बोक्सिलिक को आप पानी में नहीं डालोगे तो कार्बोक्सिलिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक को पानी में डालोगे तो ये अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर, ये अनस्टेबल हो जाता है।
स्ट्रक्चर्स, ये रीजन। और कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में नहीं डालोगे तो स्टेबल ये है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तुरंत अपना H+ लूज करके अपने आप को इसमें बदलना चाहता है, क्योंकि जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है एक तरह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है ड्यू टू चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर, और ये अपने आप को H+ लूज करके कार्बोक्सिलेट आयन में बदलता है, विच इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन एक्वस मीडियम कार्बोक्सिलिक एसिड loses its H+ ion to become carboxylate ion, which is more stable due to resonance structures, by losing its H+ ion। अच्छा, ये तो लिख दिया, loses its H+ ion, by losing its H+ ion, ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा है। Hence कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड। लूजिंग तो मैंने यहाँ लिख दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड loses its H+ ion to become carboxylate ion, which is more stable due to resonance structures, hence कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड। तो ये है पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है। अब अगर आपको ये जानना है कि इसमें चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तो वो मैं बता देता हूँ, लेकिन उसको आपको इस एक्सप्लेनेशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, जैसे फिनाल में भी यही प्रॉब्लम थी, फिनाल में भी अनस्टेबिलिटी आती है ड्यू टू चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर, और फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए मैंने कहा कि फिनाल का एसिडिक कैरेक्टर, इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम है। तो खैर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, RCOOH, यहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, हमेशा होता है, ये देखो। तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अब क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा डिलोकलाइज होने, तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RCO, और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ एक लोन पेयर रह गया और प्लस चार्ज आ गया। ये देखो, ये है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर। चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 चार्ज होने के कारण ये मोर एनर्जेटिक होते हैं और उस वजह से जनरली लेस स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड आपका लेस स्टेबल एक तरह से वाटर में हो जाता है। तो ये है इसका रीज़न। अब कार्बोक्सिलेट आयन का अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, RCO ये है, और O पर 3 लोन पेयर यहाँ दिखाया गया है H के निकलने के कारण, और यहाँ पे माइनस चार्ज, ऐसा है। ये एक स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट आयन का, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो ये इस पे चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RCO, और यहाँ पर अब आपका 6 इलेक्ट्रॉन, 1 निगेटिव चार्ज। अब ए नॉर्मल हो गया डबल बॉन्ड विथ 2 लोन पेयर। ये देखो, ये इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मिक्स कर दूँ, दिस इज नॉट द चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेंस में अगर प्लस माइनस दोनों चार्ज है तो उसको हम चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबिलिटी घटती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आपका जो R इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, तो दोनों जगह एक बांड तो है ही, और एक निगेटिव चार्ज को दोनों ऑक्सीजन पे बांट दें, ये हो गया। और एक बार डबल बांड यहाँ है तो एक बार यहाँ है, मतलब उसको हम बराबर बराबर बांट दें तो पार्शियल डबल बांड कैरेक्टर हो गया। ये देखो, ये है आपका, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ
कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये आपका 4 सेपरेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बल्कि रियल रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, और ये बनता है और साथ में H+ रिलीज होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। तो ये जो बात आपने लिखी वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। आप चाहें तो अपने आंसर में इस बात को मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो आप अगर इतना लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यही वर्डिंग आप फिनाल में पढ़ेंगे तो वहाँ भी वही सेम है, बस यहाँ फिनेट आयन लिखा है, फेनॉक्साइड आयन। जहाँ कार्बोक्सिलेट आयन है वहाँ फेनॉक्साइड आयन है और उसके रिजोनेंस थोड़ा अलग बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ओके, तो ये था पहला पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड क्यों है। अब हमको दूसरा पॉइंट पढ़ना है, सेकंड पॉइंट इसमें, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको अब सेकंड पार्ट में ये पढ़ना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि कितना तेजी से H+ निकल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है फिनाल से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें जो 2 ऑक्सीजन है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों पे चार्ज डिलोकलाइज होता है, कभी इस पे रहता है, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे। मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करने के लिए या होल्ड करने के लिए 2 ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक में, और जबकि फिनाल में निगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए केवल 1 ऑक्सीजन है। तो जब एक निगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे बटेगा, ज़्यादा डिस्पर्सन होगा, ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, चार्ज डिस्पर्सन होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन पर आपका निगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है, जबकि फिनॉल में केवल 1 ही ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज डंप रहता है। तो इस वजह से कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड विल लूज इट्स H+ फास्टर देन दैट ऑफ फिनॉल। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। हालांकि ये मिनरल एसिड से कम एसिडिक होते हैं, जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, इनसे कम एसिडिक होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स में ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में मिनरल एसिड से कंपैरिजन करोगे तो ये वीक एसिड है। ओके, तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि चलो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ पे हम समझ गए, कार्बोक्सिलेट आयन की बात भी समझ गए। अब हमको ये देखना है कि कौन से फैक्टर इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब दिमाग में आपको 2 बात रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है H+ लूज करने की, पहला पॉइंट दिमाग में रखना। और कितना ज़्यादा H+ लूज होगा ये डिपेंड करेगा कि कार्बोक्सिलेट आयन कितना तेज़ी से बन रहा है, क्योंकि ये बनेगा तो लूज होगा, या ये लूज होगा तो बनेगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसका लूज होना इसके बनने पर डिपेंड करता है, या इसका बनना इसके लूज होने पर डिपेंड करता है, जो भी समझ सको। समझ गए? तो कार्बोक्सिलेट आयन जितना तेजी से बनेगा H+ उतना तेजी से निकलेगा, और जितना H+ तेजी से निकलेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। अब ये कितना तेजी से बनेगा तो ये डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा स्टेबल है, राइट। ये एक स्टेबिलिटी बाय बर्थ लेके आया है, किस चीज़ की? रेजोनेंस की। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी इसके अंदर बाय बर्थ है, लेकिन अब हमको एक्सटर्नल फैक्टर्स देखना है कि वो क्या करते हैं। समझ में आया पॉइंट? ऐसे ही सारी चीज़ें हमने आपका एक्सप्लेन किया है। इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपके जो रिएक्शन है उसमें नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारा, आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन RCOO-, ये है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन, राइट। ये एक एनायन है, ये ध्यान रखना, एक एनायन है। कार्बोक्सिलेट आयन एक एनायन है, निगेटिव आयन है। और ये कार्बोक्सिलेट आयन हमारा स्टेबल होता है, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है ड्यू टू रिजोनेंस।
स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब कि ये आपका जो है बाय बर्थ इसके पास रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, लेकिन ये निगेटिव आयन है। और चाहे निगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन हो, आयन हमेशा अनस्टेबल होते हैं अपने चार्ज के कारण। निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज के कारण अनस्टेबल है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अनस्टेबल है। तो निगेटिव आयन को अगर स्टेबल करना है तो इसका निगेटिव कम करो, बढ़ाओ मत। अब मान लो तुमने इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, अर्थात प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा दिया। जैसे कि आपने मेथाइल लगा दिया, एथाइल लगा दिया, प्रोपाइल लगा दिया, ऐसे आप मेथॉक्सी लगा दें, एथॉक्सी लगा दें, प्रोपॉक्सी लगा दें, या दूसरे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, तो वो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेंगे। एक तो अपने पहले से ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन से परेशान था, निगेटिव चार्ज से, ऊपर से तुम उसको और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, तो तुम खुद सोचो इसके लिए अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक एनायन है, ये अपने निगेटिव से परेशान है। तो अगर आपने ऐसा किया तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी तो सोचो क्या क्या होगा। अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी तो इसकी जो चार्ज रिपल्सन है वो बढ़ेगा। चार्ज रिपल्सन, निगेटिव चार्ज रिपल्सन जो है वो बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो इस कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है क्या होगी, घट जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, घटेगा, कम होगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो कार्बोक्सिलेट आयन का रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। जब वो स्टेबल ही ज़्यादा नहीं होगा तो घटेगा, कम बनेगा। और अगर कार्बोक्सिलेट आयन कम बनेगा तो टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस, मतलब कि रिलीज ऑफ H प्लस वो भी घटेगा। और अगर रिलीज ऑफ H प्लस घटेगा तो मतलब एसिडिक की स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा ना। एसिडिक की स्ट्रेंथ डिक्रीज, मतलब Ka डिक्रीजेज, या कह दो Pk इंक्रीजेज, ये होगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपको फिनाल में पढ़ाया गया है, बस वहाँ पे यहाँ फेनॉक्साइड आयन लिखा गया है, बाकी सब कुछ यही है। समझ रहे हो? तो K मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और Pk मतलब माइनस लॉग K। Pk का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग K, उसका उल्टा, तो E होगा। अब अगर मान लो तुमने इसका उल्टा काम कर दिया, अपने निगेटिव से वो परेशान है एनायन, और आप उसका निगेटिव ही छीन लो तो खुश हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम ए एनायन होने के कारण अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दूँ, जैसे नाइट्रो लगा दूँ, साइनो लगा दूँ, क्लोरो लगा दूँ, ब्रोमो लगा दूँ, आयोडो लगा दूँ, फ्लोरो या कार्बोक्सिल लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप इसमें लगा दो, तो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका निगेटिव चार्ज खींचेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो घट जाएगी। सेम चीज़ लिख लेना सेंटेंस। चार्ज रिपल्सन भी घटेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज ही चला गया। तो उससे क्या होगा, जब रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी भी घट जाएगी। एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बढ़ जाएगी, तो उससे उसका जो फॉर्मेशन है बढ़ जाएगा, तो उससे उसका जो H प्लस आयन का रिलीज है वो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, अर्थात एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मतलब K बढ़ जाएगा या Pk घट जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट, ये है आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम टू सेम फिनाल में होता है, और वहाँ पर भी आप जो है इसी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, आप देख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, मतलब K, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंडेंसी
टेंडेंसी टू रिलीज ऑफ H प्लस आयन पर। और टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन किस पे डिपेंड करता है? दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन पर। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन किस पे डिपेंड करता है? इसकी स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन पर। और इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। कौन घटाता है? ERG। तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है -I इफेक्ट पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इसके लिए बहुत अच्छी बात है, दोस्त है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एसिड के दोस्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेस के दोस्त होते हैं, बाकी उल्टा कर दोगे तो दुश्मन है। तो ये -I इफेक्ट या हम कहते हैं +I इफेक्ट के या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली होते हैं। इस तरह से आप इसको इसी सीक्वेंस में आप इसकी तमाम चीज़ों को अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यही टोटल यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट है। कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट भी हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो इस तरह से आपने देखा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं पहले 1-2 एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ, फिर देखेंगे अगर और एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस पर एक क्लास और ले लूँगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि जैसे हमको दिया गया फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सपोज यही 3 दिया गया और कहा गया कि आप ए है, ए बी है, ए सी है, इसमें आप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो अब आप इस पे कॉन्सेप्ट लगाइए। कार्बोक्सिलिक एसिड तो पार्ट है जहाँ से H+ रिलीज होना है, H+ रिलीज होगा तो ये कार्बोक्सिलेट बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो कि केवल H है, यहाँ एक मिथाइल है और यहाँ देखो तो एथाइल है। और एथाइल जो होता है मिथाइल से बेटर +I इफेक्ट शोइंग ग्रुप होता है, बेटर ERG होता है। तो बस आंसर आ गया कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विद्या यहाँ तो खैर है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो है, तो हम कह सकते हैं विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट इंक्रीजेस। बस ये आ गया पॉइंट, +I इफेक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि मिथाइल से बेटर ERG एथाइल है, एथाइल से बेटर ERG प्रोपाइल होता है, प्रोपाइल से बेटर ERG ब्यूटाइल होता है, ब्यूटाइल से बेटर ERG पेंटाइल होता है। मतलब जैसे जैसे आपका एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाता है उसका जो +I इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है, समझ गए? +I इफेक्ट जो होता है उसका बढ़ता जाता है। तो विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट इंक्रीजेज। अब ये इंक्रीज कर रहा है तो सब डिक्रीज करेंगे। मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हो कि स्टेबिलिटी ऑफ, उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ इनका जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो घटेगा, तो उससे उसका फॉर्मेशन, रेट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन वो भी क्या होगा? घटेगा। तो उससे क्या होगा? टेंडेंसी टू लूज H+ आयन, टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन या लूज H+ आयन वो भी घटेगा। तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। मतलब आप कह रहे हो कि Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड घटेगा, अर्थात pKa बढ़ेगा। ये आपका रीजन यहाँ पर आप दे सकते हो। तो कुल मिला के फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक एसिड होगा, इससे कम A होगा, और इसके आगे जाओगे तो और घट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि फ्रॉम लोअर टू हायर मेंबर इन कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको एक ग्लिम्स दिखाया कि कैसे हो रहा है। ऐसे आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके कॉपी में, नोट्स में बहुत जगह दिए गए हैं। जैसे अब यहाँ देखो, इसमें तय हुआ। अब मान लो मैं आपको दे दूँ CH3 CH2 COH, ध्यान देना ये है। अब यहाँ से एक H कम करता हूँ, CH3 CH CH3 COH ये है,
और फिर तीसरा दे दूँ CH3 C CH3 CH3 COH, ये है, ये देखो। अब इसमें आपको एसिडिक आर्डर बताना है, तो ध्यान से देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाले कार्बन को अगर मैं सेंटर पॉइंट मान लूँ तो यहाँ 1 मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है और यहाँ पे 3 मिथाइल है। इसको समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कहानी? यहाँ पे अगर इस कार्बन को सेंट्रल एटम मान लूँ मैं थोड़ी देर के लिए, तो इस पे केवल 1 मिथाइल है, इस पे 2 मिथाइल है, इस पे 3 मिथाइल, या ऐसे समझो ये एथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है और ये टर्ड ब्यूटाइल है। प्राइमरी एल्काइल है, ये सेकेंडरी एल्काइल है, ये टर्सरी एल्काइल है। प्राइमरी एल्काइल से बेटर ERG सेकेंडरी एल्काइल होता है, सेकेंडरी एल्काइल से बेटर ERG टर्सरी एल्काइल होता है, ऐसे भी कह सकते हो। तो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब आप इधर से एथाइल आइसोप्रोपाइल टर्ड ब्यूटाइल की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ एल्काइल आर ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल, समझ रहे हो? ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, फिर वही बात, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, यही पॉइंट आ गया। तो उसके बाद की कहानी आपको फिर वही लिख देनी है, उसके बाद की कहानी आपको पता है क्या लिखनी है, वही फिर लिखनी है। प्लस आई इफेक्ट आपका बढ़ रहा है, यहाँ एथाइल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है, यहाँ टर्ड ब्यूटाइल है, यहाँ प्राइमरी एल्काइल है, यहाँ सेकेंडरी एल्काइल है, यहाँ टर्सरी एल्काइल है। प्राइमरी एल्काइल से बेटर सेकेंडरी एल्काइल, उससे बेटर टर्सरी एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये देखो। तो अब आप इसी के आधार पे जो आपने, जब आपको ये पॉइंट मिल गया कि प्लस आई इफेक्ट भैया बढ़ेगा इधर से इधर जाने पे, तो ये बढ़ेगा तो फिर आगे आगे वही लिखना है कि सब घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। तो स्टूडेंट से समझ में आ गया सबको? आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तुमने देखा कि क्या हो रहा था कि यहाँ एथाइल था, यहाँ आइसोप्रोपाइल था, यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल था। तो प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, टर्सरी एल्काइल, तो प्राइमरी से बेटर प्लस आई इफेक्ट सेकेंडरी एल्काइल शो करता है, सेकेंडरी से बेटर टर्सरी एल्काइल शो करता है। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ये सब घटेंगे। तो आपने जो यहाँ पे आर्डर लिखा था इसको ऐसे लिखते चले जाओ। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एग्जांपल। तो वो है एसिटिक एसिड, दिस इज द अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, या ये जो है डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, या ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट है तो फिर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? एसिड का दुश्मन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो ये एसिड का दुश्मन है, तो ये तो सबसे कम एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन। और क्लोरीन क्या होता है आपका? माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये देखो क्लोरीन आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। तो यहाँ तो तुम बता दो भाई ये लीस्ट एसिडिक होगा, लीस्ट एसिडिक होगा, लीस्ट एसिडिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये तो आप इसको बता दीजिए अलग से। यहाँ से आप इसकी कहानी शुरू करो कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बढ़ेगा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो देखो जब आप बोलते हो कि ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट बोला करो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, या जैसे कह रहे हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, यहाँ 2, यहाँ 3। तो अगर नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग बढ़ रहा है, मतलब उसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। तो जब उसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बढ़ेगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एनायन जो होता है स्टेबलाइज हो जाता है। तो माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बढ़ेगा, उतना जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उससे रेट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बढ़ेगा।
और रेट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू रिलीज ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, या हम कहते हैं Ka बढ़ेगा या pKa घटेगा। समझ में आया? तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लिया जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिया। ओके, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर बता सकते हो। चलो इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ले लें? बोलो, ले लें? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले करके मैंने क्लास नोट में दिए हैं, तो उसको पढ़ो भैया, पढ़ो बाबू, पढ़ो दीदी, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ोगे तो फिर आगे बढ़ोगे, समझ में आएगा, अच्छे नंबर लोगे। तो भैया, बाबू, दीदी, राजा, आप लोगों से निवेदन है कि आप क्लास नोट जो दिया गया है उसके सारे पॉइंट्स को, सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से तैयार करिए। किसी भी चीज़ को आप लाइटली मत लीजिए और उसको इग्नोर मत करिए। ओके, वेरी नाइस। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका लास्ट एग्जाम्पल, फिर देखेंगे अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे, उसमें और भी 4 से 10 एग्जाम्पल लेकर के, और भी जो इसके छोटे छोटे एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आर्थो इफेक्ट क्या होता है, कैसे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जैसे हमको बेंजोइक एसिड दिया जाए और आर्थोटालिक एसिड दिया जाए, पैराटालिक एसिड दिया जाए, तो आर्थोटालिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। उसके बाद उससे कम होता है बेंजोइक एसिड और उससे भी कम होता है आपका पैराटालिक एसिड। तो ये सब जो हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में बस ये लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अगर देखेंगे तो हम दूसरा वीडियो बना करके और उसको बता देंगे। हालांकि क्लास नोट में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के एक्सप्लेन किया है, तो भैया, बाबू, दीदी, उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपको दिया यहाँ पे, आप ध्यान से समझो, CH3 CH2 CH Cl COH, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये Cl यहाँ अल्फ़ा पे है, इसको मैं इसकी पोजीशन दूर करता हूँ, CH3 CH Cl CH2 COH। अब यहाँ देखो आपका जो क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग बीटा पर कर दिया, और अगला पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ CH2 Cl CH2 CH2 COH, ये है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, गामा पे लाता हूँ, ये कहाँ पर है? बीटा पर है। ये कहाँ पे? अल्फ़ा पे है। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक कहाँ है जी, मैं भी पागल हूँ, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटायरिक एसिड, अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड, दिस इज द बीटा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड, हाँ, और ये है गामा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। ओके, समझ गए? समझ गए? बहुत समझदार हो। अब इन तीनों में आपको बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। हम जानते हैं कि क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट करेगा और वो एसिड के लिए अच्छा होता है। लेकिन समस्या ये है बेटा कि ये दूर जा रहा है। यहाँ देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग जो ग्रुप है वो नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसकी दोस्ती का असर इस पे अच्छा पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास है तो तुमको काफ़ी ताकत मिलती है, एक कॉन्फिडेंस रहता है। और तुम यहाँ हो, तुम्हारा दोस्त 1000 किलोमीटर दूर कहीं पड़ा है, तो ठीक है भाई, दोस्त है, लेकिन अभी अर्जेंट तुमको कोई ज़रूरत पड़ जाए उसकी है, उसके साथ तुम्हें मान लो कहीं जाना है, तो वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मतलब जो एसिड फ्रेंडली है, एसिड फ्रेंडली कौन है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला, वो दूर हो रहा है कार्बोक्सिल से। समझ गए होगे? देखो, और यहाँ पे नियरेस्ट है और यहाँ गामा पर पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आपका, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप फारदेस्ट है, फारदेस्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे दूर है। समझ रहे हो? तो अगर दोस्त है तो नज़दीक रहे, अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन अगर यहीं CH3 होता ना, CH3, तो वो दूर जाता तो अच्छा होता, क्योंकि CH3 रहता तो वो ERG है, एसिड का दुश्मन है, तो दुश्मन जितना दूर रहे उतनी अच्छी बात है। सोचो यहाँ मिथाइल होता तो यहाँ मिथाइल से अच्छा
यहाँ बेटर है, यहाँ से बेटर, जितना दूर रहे उतना बेटर है। लेकिन EWG है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है, तो जितना नज़दीक रहे उतना अच्छा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर अब आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ से इधर इधर, तो आप कहेंगे कि विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, अब यहाँ डिस्टेंस लाएंगे, विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर होता जा रहा है, ये दूर होता जा रहा है विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीजेस। क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ेगा दोस्त का तो माइनस आई इफेक्ट उसका घटेगा। उसके बाद कहानी वही जोड़ दो कि जब माइनस आई इफेक्ट घटेगा तो फिर क्या होगा, वही सारी बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, कम होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन वो भी कम होगा। तो टेंडेंसी टू रिलीज, समझ रहे हो, रिलीज ऑफ H+ आयन वो भी घटेगा। मतलब SD की स्ट्रेंथ क्या होगा, बोल दो भैया, घटेगा। मतलब K घटेगा, मतलब PK बढ़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो ये देखो मैंने चौथा एग्जाम्पल ले लिया आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लेकर के, तो कुल मिला के क्या हुआ कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम आपका एसिडिक होगा, तो ये ऑर्डर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिल के जितना नज़दीक रहे उतना अच्छा, और अगर ERG होता तो जितना दूर रहे वो उतना अच्छा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स लेके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको क्लास नोट में बताए हैं, तो आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, और हम देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स लेकर के मैं एक अलग वीडियो और बना दूंगा, तो उसमें आप और अच्छे से और सारे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको सब बढ़िया से तैयार करिए, खूब मेहनत करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, गुड नाइट।